करोड़ टीका लगाने का जो लक्ष्य तय किया था उससे गुरुवार को पूरा कर लिया गया। प्रदेश में गुरुवार को हुए टीकाकरण अभियान में 7,50,000 से ज्यादा टीके लग चुके हैं। गुरुवार को सीएम योगी ने यह भी कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर के सतर्कता बरतनी ही होगी और इसके लिए चिकित्सा विशेषज्ञ की सलाहकार समिति के साथ बैठक करके आवश्यक रणनीति तय की जाएगी। पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन और फिर वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर के सरकार की क्या क्या तैयारियां हैं, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी जी। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। देवेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वास्थ्य महानिदेशक हैं उत्तर प्रदेश के। बहुत स्वागत है सबसे पहले तो देवेंद्र सिंह नेगी जी आपका इंडिया न्यूज में। देवेंद्र सिंह नेगी जी, सबसे पहले तो मैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से भी यह निर्देशित किया गया है कि इसको लेकर के हम लोगों को पूरी तरह से अलर्ट रहने की जरूरत है और सभी लोग इसको लेकर के अब जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर लें। पहले तो थोड़ा सा ये समझाते चलें कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है इससे कैसे आप लोग जो है निपटने की जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं और कितना लोगों को भी कॉन्शियस रहने की जरूरत है, आप क्या बता सकते हैं नेगी जी? देखिए, जो सेकेंड वेव अब हमारे यहाँ पे ख़त्म पर है, लेकिन जैसा कि अंदेशा जताया जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट आ रहा है, तो इसके लिए पूरी तैयारियां जो है वो करी जा रही हैं कि जैसा कि हमारे प्रदेश का ये पहले से ही यह है कि हम केसेस को ट्रैक करते हैं, टेस्ट करते हैं और ट्रीट करते हैं। उसी को देखते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हम लोग कराएंगे और कराने के साथ साथ जो ख़ास तौर से अभी उत्तर प्रदेश में जैसे नहीं है, तो बाहर से आने वाले जो लोग भी आते हैं, वो चाहे एयरपोर्ट में हो या ट्रेन में हो या बस में हो, तो वहाँ पर जो है हम लोग भी टेस्टिंग की वो टेस्टिंग करवाएंगे। तो ये बेसिकली इस तरह से वो किया है। बाकी जो नॉर्मल जो पेशेंट्स हैं, जो एडल्ट पेशेंट हैं, उनके साथ साथ हम लोगों ने हर शहर में और एवं ग्राम्य लेवल में जो बच्चों के लिए बेड्स भी आरक्षित कर दिए हैं और वहाँ पर उनके जो डॉक्टर्स हैं और नर्सेज हैं, उनका प्रशिक्षण भी लखनऊ और नोएडा में पूर्ण हो चुका है और उसके बाद में ये लोग ने अपने अपने शहरों में जाकर शेष वहाँ के जो चिकित्सक हैं, जो नर्सेज हैं, उन लोगों को फर्दर प्रशिक्षण वो भी शुरू हो गया है। तो शीघ्र से शीघ्र हम लोग जो है इस चीज़ों को अपना बच्चों के लिए और बड़ों के लिए पूरी तरह ट्रेन हो जाएंगे। चलिए डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी जी, थोड़ा सा मैं इस तैयारियों पर आपसे आगे भी चर्चा करूंगा, लेकिन दर्शकों के लिए अगर आप ये बता पाएं, खासतौर से डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर के अलग अलग तरह की बातें हैं, लोगों को जो जानकारियां जहां से भी मिल रही हैं उसके आधार पर भी थोड़ा सा लोग पैनिक भी होते हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट एग्जैक्टली क्या है, लोगों के लिए आप क्या बता सकते हैं, उनको क्या एहतियात बरतना है, कैसे हम लोग इससे निपट सकते हैं, अपने आप को इसकी जद से दूर रख सकते हैं, अगर इस विषय को आप समझा पाए डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी जी। देखिए, ये कोई भी वायरस जो होता है उसके म्यूटेशन होता है, तो म्यूटेशन में जो भी म्यूटेशन होते हैं, तो म्यूटेशन अगर वो ज़्यादा खतरनाक है तो उससे हम लोगों को ज़्यादा सचेत रहना चाहिए। लेकिन जैसे शुरू से हम लोग बताते आ रहे हैं कि इसके बचाव का सबसे इम्पोर्टेंस है। जैसे बचाव के लिए वही आप मास्क हमेशा पहन के रखें, हाथ बार बार धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रहें। अगर आप इस तरह के प्रिकॉशन करते हैं तो कोई इन्फेक्शन ही नहीं होगा। और दूसरी बात, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर कोरोना से रिलेटेड लक्षण आते हैं उनको नज़रअंदाज न करें, तुरंत अपने उनका टेस्ट कराएं, अपने डॉक्टर को दिखाएं और बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि घबरा के आदमी इधर उधर से, और डॉक्टर जो प्रॉपर डॉक्टर है उसको दिखाकर ही उपचार करवाएं, और किसी भी मेडिकल स्टोर से या इस तरह की दवाइयाँ वो न लें। हर जगह पर लैब की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो ट्रीटमेंट को कोविड के लिए हर जनपद में, हर गांव में, सीएससीज में जो है सुविधा उपलब्ध है। टेस्टिंग की सुविधा भी हर जगह उपलब्ध है। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, और भी हम अपने जो हमारी कैपेसिटी है उसको हम बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी जी, क्या एक बड़ा चैलेंज भी अभी आप लोगों के सामने है, चूंकि अब हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे चीजें बैक टू नॉर्मल हो रही हैं, चूंकि केसेस बहुत कम हुए हैं, तो सारी चीजों को अब धीरे धीरे ओपन अप भी किया जा रहा है। खासतौर से चूंकि उत्तर प्रदेश के लिहाज से जब हम लोग जिक्र करते हैं तो हमारा जो राज्यों लगती हैं, अब महाराष्ट्र के अंदर भी केसेस मिले हैं, डेल्टा उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, वहां पर केसेस हैं, तो क्या उस लिहाज से कुछ चैलेंजेस हैं और उसको लेकर के भी स्वास्थ्य महकमे की तरफ से तैयारियां की गई हैं कि कम से कम उस वेरिएंट को संभव हो सके तो प्रदेश के अंदर आने से कम रोका जा सके? उस स्तर पर आप लोग कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्या तैयारियां कर रहे हैं, अगर इस विषय को आप बता पाए तो इसीलिए हमने जैसे बताया कि जो भी बाहर से आने वाले हैं उन पे जो है निगरानी रखी जाए, उनका टेस्ट किया जाए, और जो निगरानी समिति है या ग्राम प्रधान या जो गांव के लोग हैं वो लोग ये ध्यान रखें कि बाहर से लोग जो आ रहे हैं उनमें अगर किसी प्रकार के कोई लक्षण पाया जा रहा है तो उस लक्षण को देखते हुए तत्काल जो है उसकी सूचना दे के उसका टेस्ट हो जाए, ताकि अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसको जो है तत्काल हॉस्पिटल में या होम आइसोलेशन में कंटेन करें, और जो उनके कॉन्टैक्ट्स को हम लोग पूरे जो है टेस्ट करे जाए, ताकि अगर उनमें से भी कोई संक्रमित है तो उसको भी हम ये करें। यही एक इसका टेक्निक है। और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन सबसे जरूरी है। अगर कोई इसका पालन करेंगे तो अगर स्ट्रिक्टली हम पालन करते हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी जी, चूंकि अब थर्ड वेव को लेकर के भी मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगा आपसे, उसको लेकर के तैयारियां क्या हैं, और खासतौर से ग्रामीण अंचल तक जाते जाते, चाहे पीएचसीज का हम लोग जिक्र करें या सीएचसीज का हम लोग जिक्र करें, वहां पर किस तरीके से आप लोगों ने इसको मैनेज करने के लिए या इससे निपटने के लिए तैयारियां की हैं? थर्ड वेव को लेकर के ओवरऑल प्रदेश कितना तैयार है, अगर इस विषय को आप बता पाए। देखिए, हमारे यहाँ पे जो L2 फैसिलिटीज जो थी, उसके बाद में जब गांव में थोड़ा संक्रमण हुआ तो हम लोग ने हर जनपद में 4 सीएससीज में 50-50 सैयाएं कोविड के लिए रिजर्व कर दी। अब क्योंकि ये बताया जा रहा है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि 18 साल के नीचे लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो इस वजह से ये किया जा रहा है कि पीकू हर जगह पे डेवलप किए जा रहे हैं। जो मंडलीय चिकित्सालय है वहाँ पर 40 बेड का आईसीयू और एचडीयू और 40 बेड ऑक्सीजन के, जिला अस्पताल में 20 बेड का आईसीयू एचडीयू और 20 बेड जो है ऑक्सीजन के, और ग्रामीण अंचल में 10 बेड जो है बच्चे के लिए आरक्षित किए जाएंगे, और वहाँ पर 2 बाईपैप की सुविधा भी होगी, ताकि ऑक्सीजन के बाद में भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो उसको हम ये नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन की वजह से उसको हम पूरा कर सकें। डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी जी, अब वैक्सीनेशन वाले पार्ट पे भी थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर के हम लोग देख रहे हैं कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी आप लोगों ने बनाए, जो अचीव करने के लिए आप लोगों ने रिकॉर्ड रखा था उसको आप लोगों ने 2 दिन के अंदर ही उस चीज को अचीव कर लिया। अभी वैक्सीनेशन को लेकर के क्या स्थिति है और इसको और कैसे आप लोग बढ़ाने की कोशिश आगे कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि ये अभी और तेजी से बढ़े? क्या तैयारियां हैं वैक्सीनेशन को लेकर के और कैसे इसको और बेहतर तरीके से करेंगे, अगर इस विषय को बता पाए। देखिए, पूरे कोविड काल में आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम आगे बढ़ के हर चीज़ को लीड करते हैं। उसी प्रकार से जो हमको टारगेट दिया गया, हमारी टीम भी पूरी तरह से तैयार रहती है, और इसमें जैसे हम लोग को वैक्सीनेशन का टारगेट हमें 30 तारीख तक पूरा करना था, हम लोगों ने उसको पहले ही पूरा कर दिया। और पहली तारीख के बाद में
इतना ज़्यादा हम लोग वैक्सीनेशन करेंगे कि ताकि थर्ड वेव आने से पहले हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दोनों डोज लग जाए, और ताकि ऐसा करने से एक तो इम्यूनिटी डेवलप होगी और एंटीबॉडी जो डेवलप होंगी उससे जो कोरोना के इन्फेक्शन को लड़ने में बहुत सहायता मिलेगी। अभी कितना टारगेट आप लोग लेकर के चल रहे हैं और कितना हम लोग ये मान के चलें कि थर्ड वेव का प्रेडिक्शन चूंकि सितंबर तक का है, तो प्रदेश के आंकड़ों के हिसाब से अगर हम जिक्र करें तो ज्यादा संख्या में कैसे आप लोग वैक्सीनेट करेंगे और इसको लेकर के क्या प्लानिंग आप लोगों ने की है, कितना वैक्सीनेशन आप लोग कर पाएंगे सितंबर तक, अगर इस विषय को आप लोग बता पाए। इसमें यह कि हम जितना मैक्सिमम जितना हमको वैक्सीन मिलेगा उससे उतना ही हम पूरा वैक्सीनेशन करेंगे। हम लोगों ने चिकित्सा शिक्षा विभाग से भी नर्सेस हम लोगों को मिली हैं, ताकि जो टीकाकरण के बूथ हम लोग मैक्सिमम बनाएं और ताकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन हम लोग लगा पाएं उतना वो बेटर होगा। डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी जी, वैक्सीनेशन वाले पार्ट में एक चीज बहुत कॉमनली हम लोगों ने भी देखी, क्योंकि ग्राउंड पर भी जब रिपोर्ट हुआ तो ये पता चला कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवा पा रहे थे, तरह तरह की भ्रांतियां थीं। उन चीजों को कैसे आप लोग रोक पा रहे हैं या लोगों को कैसे अवेयर कर पा रहे हैं कि और संख्या में लोग बाहर निकले और आकर के अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं सेंटर्स पर जहां भी वैक्सीन लग रही है, इसको लेकर के आप लोगों ने अपने स्तर पर क्या प्रयास किए और अभी क्या मौजूदा स्थिति है, इस विषय को बताएं। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों को ये आप देख रहे हैं कि कई तरह की भ्रांतियां लोग फैलाते हैं और अनर्गल बातें करते हैं। तो इन सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए चाहे प्रचार प्रसार करके, और इसके बाद में आपने जैसे स्वयं देखा, माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं जितने प्रधान और जो भी हमारे माननीय मंत्री जी, एमएलए महोदय या एमएलसी जो भी लोग हैं, सबके माध्यम से जो है ये एक मैसेज जा रहा है क्योंकि कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएं, और ताकि कोई इसमें कोई नुकसान नहीं है। दोनों भारतीय वैक्सीन इतनी ज़्यादा वैक्सीनेशन यहाँ पे हो चुका है, तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस तो हो नहीं रहे। तो इन भ्रांतियों को जितना हम दूर करेंगे प्रचार प्रसार की वजह से और लोगों से, क्योंकि जो अगर प्रॉपर उनको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी वैक्सीनेशन से मना करेगा। और ये जो भी वैक्सीनेशन है वो आफ्टर ऑल इंसान के लिए और हमारे समाज के लिए भी है, क्योंकि एक तो वो खुद प्रोटेक्टेड होता है और दूसरा जो हार्ड इम्यूनिटी जो बढ़ती है वो और ज्यादा बढ़ती है। डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी जी, जो कि पोस्ट कोविड वाले पार्ट में भी हम लोगों ने देखा है, तो लोगों को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हुए, कुछ इस तरीके की भी डिजीज हो रही थी जिसमें ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस या येलो फंगस, इन सब का भी जिक्र हुआ। उसको लेकर के भी आप लोगों ने इसको महामारी के तौर पर इसको भी आप लोगों ने ट्रीट किया। लेकिन अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति प्रदेश की क्या है और इसको लेकर के जो पोस्ट कोविड वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं उस दिशा में आप लोग किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो लोग रिकवर हुए हैं उनको अगर कोई समस्या आ रही हो तो वो किससे कॉन्टेक्ट करें या उनको आप लोग कैसे ट्रीट कर पा रहे हैं, इस विषय को भी अगर आप थोड़ा और बेहतर तरीके से बता पाएं डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी। देखिए, हम लोगों ने पोस्ट कोविड की समस्या, 3 तरह की समस्या आ रही थी। एक समस्या तो ये आ रही थी कि आदमी का कोविड टेस्ट पॉजिटिव नहीं है लेकिन उसको कोविड जैसे सिम्टम्स हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने कहा कि एक प्रिवेंटिव वार्ड बनाया जाए। दूसरा, कई लोग ऐसे थे कि जब कोविड हुआ, कोविड होने के बाद में उनको दिक्कत आई, कोविड टेस्ट निगेटिव आ गया लेकिन उनकी दिक्कत बरकरार थी, तो ऐसे लोगों के लिए हमने जो कोविड अस्पताल में भी सेपरेट रहने की व्यवस्था वो करी, सेटल नहीं वहाँ पे रखा जा सका। इसके अलावा जो ज़्यादातर देखा गया कि पोस्ट कोविड में खास तौर से सांस दिक्कत आती है या मानसिक उसमें कि आदमी डिप्रेशन में काउंसलर
तो इससे तैनात रहे कि जो अब की बीमारी है तो अगर उसको सांस फूल रही है, चेस्ट की फिजियोथेरेपी, किस तरह से हम लोगों को ग्रेजुअल एक्शन करना है। ये नहीं कि थोड़ा सा ठीक हुए और थकान जो लगती है, थकान लगती है एकदम एक्टिवली उसमें हमें एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे करके अपनी जो एक्सरसाइज को इन सब चीजों को प्रोग्रेस कर। और दूसरा जो साइको एनालिस्ट या साइकेट्रिस्ट है, तो उसमें जो डिप्रेशन में चले गए उनको जो है उनकी साइकोथेरेपी करके, और साथ में जो यदि कोई दवाओं की आवश्यकता है तो वो आवश्यकता वो दवा वो दे। तब इस तरह के वो पोस्ट कोविड का हम लोगों ने पूरा जगह पर उनकी व्यवस्था करी। डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी जी, अब मैं थोड़ा सा ये भी समझना चाहूंगा, क्योंकि सेकंड फेज में निश्चित तौर पर जब स्टार्टिंग में सेकंड फेज की दस्तक हुई तो उस समय बहुत चैलेंजेस थे। उन चैलेंजेस से सीखते हुए आगे थर्ड वेव का चूंकि प्रेडिक्शन है और उसको लेकर मुख्यमंत्री भी कई बार कह चुके हैं कि हम लोगों को पूरी तरह से अलर्ट रहना है, उससे क्या सीखा गया है सेकंड वेव से, और थर्ड वेव को लेकर के उसको स्थितियां आप नहीं बनेंगी, इसको लेकर के आप आश्वस्त कर सकते हैं प्रदेशवासियों को? मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा इस विषय को बताएं डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी। देखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी चीज़ अगर कोविड मैनेजमेंट में होती है वो है ऑक्सीजन। आप देखिए जिला चिकित्सालय में हर और इवन जो 4 सीट सब में हम लोग ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगा रहे हैं। ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट हमें ऑक्सीजन की सप्लाई पे निर्भर नहीं करना पड़ेगा। उसी अस्पताल में जो है वो जो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगेंगे उनके द्वारा रोगियों को ऑक्सीजन की सप्लाई वो करेंगे। तो हमारी डिमांड ज़्यादातर इन ऑक्सीजन जनरेटर्स के द्वारा ही मेंटेन हो जाएगी, और थोड़ा बहुत अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उतना हमारे पास कैपेसिटी है, तो हम ये बिल्कुल पूरी तरह से तैयारी भी कर रहे हैं। बाकी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हर जिला अस्पताल में, हर सीएससी में हम लोगों ने हर जगह में जितने मैक्सिमम हम लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वो दे रहे हैं, ताकि उस पर भी हम, क्योंकि सीएससी लेवल पे खास तौर से ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट में बिजली वगैरह के, और रिजर्व में हम लोग इसको रखेंगे, ऑक्सीजन को रखेंगे जो कि सिलेंडर्स के द्वारा सप्लाई होती है। तो इस प्रकार से एक ऑक्सीजन की वो नहीं, जैसे बच्चों के लिए वो बताया, तो बच्चों के लिए सारे चाहे वो उनके डॉक्टरों का, नर्सेस का प्रशिक्षण पूरा हो गया है लगभग, और उनकी दवाइयाँ हर चीज़ जो चीज़ें उनको हम लोगों ने उनके प्रोसेस वो पूरी शीघ्र हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो वर्तमान में जो और हमारे क्योंकि वयस्कों के लिए भी जो एनेस्थेटिस्ट हैं या चेस्ट फिजिशियन हैं या और अन्य चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स हैं, उनको भी जो है प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो और ताकि अगर कोई चीज़ ऐसी नंबर हमारे बढ़ते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको फेस कर पाए। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नेगी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातों को और इन सारी बातों को बताने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि आखिर किस तरीके से थर्ड वेव को लेकर के भी जो तैयारियां हैं वो प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही हैं, स्वास्थ्य महकमे के द्वारा की जा रही हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।